हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कामागाटा मारू प्रकरण। अब हम देखेंगे अफगानिस्तान और तुर्की में क्रांतिकारी गतिविधियां, यानी कि हम पढ़ रहे थे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। उसमें अंतिम है अफगानिस्तान एवं तुर्की में क्रांतिकारी गतिविधियां। जो अफगानिस्तान और तुर्की में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उनमें मैन थे, कौन कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, इसके अलावा बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह और उबैदुल्ला सिंधी। कौन कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह और उबैदुल्ला सिंधी। अफगानिस्तान व तुर्की की सहायता से भारत की आज़ादी के प्रयास किए गए थे। इनके द्वारा क्या था? अफगानिस्तान और तुर्की की सहायता से भारत की आज़ादी के प्रयास किए गए थे, जिनमें राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह और उबैदुल्ला सिंधी का प्रमुख योगदान था। जो राजा महेंद्र प्रताप थे वो कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप ये थे हाथरस के राजा थे। 1906 में इन्होंने कांग्रेस में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। 1906 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ है? कोलकाता। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा जो राजा महेंद्र प्रताप जी है उनके द्वारा वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की गई है। किसकी? प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रेम महाविद्यालय एक तकनीकी महाविद्यालय था। प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की गई है किनके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। कब? 1909 में। 1909 में एक तकनीकी महाविद्यालय खोला है। कौन सा? प्रेम महाविद्यालय। कहाँ पर? वृंदावन में। अफ्रीका में गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था। 1925 में ये दलाई लामा से मिले थे। 1925 में 1929 में इनके द्वारा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इन्हें जो भूमिदान दी थी। 1929 में इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उन्हें भूमिदान दी थी। इसके द्वारा इसके जो राजा महेंद्र प्रताप है इन्हें जो 1932 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया था। नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया था 1932 ईस्वी में। इन्होंने बाल्कन युद्धों में भी भाग लिया था और 1957 में ये लोकसभा चुनावों में मथुरा से निर्दलीय जीते थे। हम देख रहे हैं कौन? राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? 1957 में इन्होंने लोकसभा चुनावों में मथुरा से निर्दलीय जीते और जो अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया था। इन्हें कहा जाता है आर्यन पेशवा। क्या कहा जाता है इन्हें? आर्यन पेशवा। तो राजा महेंद्र प्रताप जो कि 1886 से 1979 तक इनकी जीवन काल है। 1906 में ये कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा इन्होंने प्रेम वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की जो कि एक तकनीकी महाविद्यालय था। 1909 में खोला है। ये प्रेम धर्म में विश्वास करते थे। अफ्रीका में इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। 1925 में इन्होंने 1925 में ये दलाई लामा से मिले थे। 1929 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भूमि दान दी थी। इसके अलावा 1932 में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। बाल्कन युद्धों में इन्होंने भाग लिया था। 1946 में ये भारत लौटे और 1957 में इन्होंने लोकसभा चुनावों में मथुरा से निर्दलीय जीते तथा अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया। इन्हें कहा जाता है आर्यन पेशवा। अब हम पढ़ेंगे कि इनके द्वारा जो अफगानिस्तान में कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां की जाती है। इनके द्वारा जो अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। अस्थायी भारत सरकार।
यानी कि भारत की जो पहली अस्थायी सरकार गठित की है इनके द्वारा। इसके अलावा इनके द्वारा जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र या सिल्क पेपर षड्यंत्र, इससे रिलेटेड दो चीजें पढ़नी है हमें, रेशमी सिल्क पेपर षड्यंत्र, सिल्क पेपर षड्यंत्र और अस्थायी भारत सरकार की स्थापना। जो कार्य किनके द्वारा किए गए हैं? राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा। जो महेंद्र प्रताप है उन्होंने क्या किया था, जो जर्मनी है, जर्मनी के विदेश विभाग के समक्ष एक योजना रखी है कि अगर अफगानिस्तान भारत पर आक्रमण करे, अगर अफगानिस्तान भारत पर आक्रमण करे तो भारत में ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति हो जाएगी। इनके द्वारा ब्रिटेन जो जर्मन विदेश विभाग के समक्ष एक योजना रखी है कि अगर अफगानिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा तो जो भारतीय राजा है वो भारतीय राजा और जो भारतीय जनता है ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति कर देंगे। और इस योजना के समर्थन में महेंद्र प्रताप ने 27 भारतीय राजाओं के समर्थन पत्र प्रस्तुत किए। इस पर जर्मन सरकार सहमत हो गई और उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा। जर्मन सरकार सहमत हो गई, उन्होंने एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा जिसके अध्यक्ष थे हैंटिंग। जिसके अध्यक्ष कौन थे? हैंटिंग अध्यक्ष थे। इसके अलावा वॉल्टर रोहर इसके सदस्य थे, कार्ल बेकनर भी इसके सदस्य थे और बरकतुल्ला और महेंद्र प्रताप भी इनके सदस्य थे। लेकिन हुआ क्या, जो शिष्टमंडल है वो अफगानिस्तान आया, लेकिन अफगानिस्तान में अंग्रेज परस्त अमीरों ने इस योजना को सहमति नहीं दी। तब क्या हुआ, जर्मन सदस्य पुनः जर्मनी चले गए, यानी कि जर्मनी ने जो समर्थन दिया वो समाप्त हो गया, यानी कि जर्मन सदस्य वापस जर्मनी लौट गए। वहीं भारतीय सदस्य अफगानिस्तान में रह गए तथा यहाँ पर इन्होंने भारत से बाहर भारत की पहली अस्थायी सरकार गठित की। क्या किया है? भारत की पहली अस्थायी सरकार, भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया है? अफगानिस्तान में। और इस सरकार का नाम रखा है हुकूमत ए भुगीता ए हिंद। क्या? हुकूमत ए भुगीता ए हिंद। जो भारत की पहली अस्थायी सरकार है उसका नाम है हुकूमत ए भुगीता ए हिंद नाम से सरकार गठित की तथा अपनी सेना का नाम क्या था? अल्लाह की सेना या उल जानुद ए राबिया। उल जानुद ए राबिया इसका मतलब होता है अल्लाह की सेना का गठन किया है इनके द्वारा। और जो भारत की पहली अस्थायी सरकार गठित की है इसके राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? इसके राष्ट्रपति बनाए गए थे स्वयं महेंद्र प्रताप। पीएम बनाए गए थे बरकतुल्ला और जो होम मिनिस्टर बनाए गए थे यानी कि जो गृह मंत्री बनाए गए थे वो थे उबैदुल्ला सिंधे। तो स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार किनके द्वारा बनाई गई है? महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधे के द्वारा। कहाँ पर बनाई गई है? अफगानिस्तान में। भारत से बाहर भारत की पहली अस्थायी सरकार गठित की जिसे कहा जाता है हुकूमत ए भूमिता ए हिंद नाम से सरकार गठित की तथा अपनी एक सेना भी बनाई थी। सेना का नाम क्या था? उल जानुद ए राबिया, जिसे कहा जाता है अल्लाह की सेना का गठन किया है। इसमें जो प्रधानमंत्री बने हैं बरकतुल्ला है तथा इसके राष्ट्रपति बनाए गए थे स्वयं महेंद्र प्रताप जी और इसके होम मिनिस्टर या गृह मंत्री बनाए गए थे उबैदुल्ला सिंधी। तो स्वतंत्र भारत की पहली या भारत से बाहर भारत की पहली अस्थायी सरकार गठित की गई। अब हम देखते हैं सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर षड्यंत्र या इसे कहा जाता है रेशमी रुमाल षड्यंत्र।
रेशमी रुमाल षड्यंत्र या सिल्क पेपर षड्यंत्र, ये क्या है? अस्थायी सरकार तुर्की की सहायता से अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी करने हेतु तुर्की से गठबंधन का प्रयास करती है। और इसके तहत जब जर्मनी ने मना कर दिया है, तो उसके बाद एक जो अस्थायी सरकार है उन्होंने तुर्की से सहायता या तुर्की से गठबंधन के लिए प्रयास करती है। और इसके तहत होता है रेशमी रुमाल षड्यंत्र या सिल्क पेपर षड्यंत्र। तो इसमें क्या होता है, जो उबैदुल्ला सिंधी है, कौन? उबैदुल्ला सिंधी, इन्होंने क्या किया था? उबैदुल्ला सिंधी कौन थे? होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री थे। इन्होंने क्या किया था, एक रेशमी पेपर पर एक आग्रह लेख लिखा था जिसे सिल्क पेपर कहते हैं, जो कि मोहम्मद हसन को देना था। मौलवी मोहम्मद अली हसन कौन थे? मौलवी मोहम्मद अली हसन, मौलवी मोहम्मद अली हसन, जो कौन थे? तुर्की के प्रधान थे। कौन थे ये? तुर्की के प्रधान। यानी कि उबैदुल्ला सिंधी ने जो एक आग्रह पत्र लिखा था, आग्रह पत्र किस पर लिखा था? रेशमी कपड़े पर। तो इसे कहा जाता है सिल्क पेपर। और इसमें क्या था? यह एक आग्रह पत्र था जो किसके पास भेजा जाना था? मौलवी मोहम्मद अली हसन के पास, जो कि तुर्की का प्रधान था। तो उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा यह पत्र दिया गया है अब्दुल हक को यह पत्र दिया गया है। और अब्दुल हक से ये पत्र दिया जाना था अब्दुल रहीम को। अब्दुल हक से ये पत्र दिया जाना था अब्दुल रहीम को। लेकिन क्या हुआ, अब्दुल हक से ये पत्र पहुंच गया किसके पास? पुलिस के पास। यानी कि जो रेशमी जो पत्र था, यानी कि रेशमी कपड़े पर जो आग्रह पत्र लिखा था, जो आग्रह लेख लिखा था, वो उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा दिया गया है अब्दुल हक को। और अब्दुल हक से ये पत्र दिया जाना था अब्दुल रहीम को। और अब्दुल रहीम से ये पत्र जाना था किनके पास? मौलवी मोहम्मद अली हसन के पास, जो कि तुर्की का प्रधान था। तुर्की से ये गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन अब्दुल हक से ये अब्दुल रहीम के पास जाने की बजाय ये पहुंच गया किसके पास? पुलिस के पास। और इसके बाद जब ये पुलिस के पास पहुंच गया, तो इसके बाद चलता है सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर षड्यंत्र चला, जिसमें लगभग 59 लोगों को सजाएं हुई। तो सिल्क पेपर षड्यंत्र क्या है कि जब जर्मनी ने भारत जो अफगानिस्तान की जो अस्थायी सरकार बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, उसकी सहायता करने से मना कर दिया। तो जो अस्थायी सरकार थी उन्होंने तुर्की से सहायता लेना चाहा, यानी तुर्की से गठबंधन करना चाहा था, ताकि वो अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी करने हेतु तुर्की से गठबंधन करने का प्रयास करती है। और इसके तहत जो उबैदुल्ला सिंधी थे, जो कि गृह मंत्री थे, उनके द्वारा एक रेशमी पेपर पर एक आग्रह लेख लिखा जाता है जिसे कहते हैं सिल्क पेपर, जो किसको देना था? मौलवी मोहम्मद अली हसन को देना था। मौलवी मोहम्मद अली हसन कौन थे? तुर्की का प्रधान। उबैदुल्ला सिंधी से किसके पास गया है? ये अब्दुल हक के पास। और अब्दुल हक से किसके पास जाना था? अब्दुल रहीम के पास। अब्दुल रहीम के पास जाना था। और अब्दुल रहीम से किन पास जाना था? यानी कि इन्होंने एक कड़ी बनाई है, अब्दुल हक से अब्दुल रहीम, और अब्दुल रहीम से किन के पास जाना था? मौलवी मोहम्मद अली हसन, जो कि कौन थे? तुर्की के प्रधान, इनके पास जाना था। लेकिन अब्दुल हक से ये किन के पास चला गया है? ये पत्र पुलिस के पास। और पुलिस के पास जब ये चला जाता है, तो इसके बाद चलता है रेशमी रुमाल षड्यंत्र या सिल्क पेपर षड्यंत्र चला, और इसमें लगभग 59 लोगों को सजाएं प्राप्त हुई। तो ये है रेशमी जो अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर हुआ है? अफगानिस्तान में। किनके द्वारा हुआ है? महेंद्र प्रताप, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्लाह के द्वारा। इस क्लास में हमने क्या क्या देखा है कि अफगानिस्तान व तुर्की में क्रांतिकारी गतिविधियां, अफगानिस्तान व तुर्की की सहायता से भारत को आज़ादी के प्रयास किए गए। इसमें कौन कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह और उबैदुल्ला सिंधी।
जो राजा महेंद्र प्रताप ये कौन थे? ये थे हाथरस के राजा थे, जिन्होंने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इनके द्वारा वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो कि एक तकनीकी महाविद्यालय था 1909 में। अफ्रीका में गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था। 1925 में ये दलाई लामा से मिले थे। इसके अलावा इन्हें 1932 में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। बाल्कन युद्धों में भी इन्होंने भाग लिया था और 1957 में ये लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे और ये मथुरा से निर्दलीय जीते तथा इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया था। इन्हें आर्यन पेशवा भी कहा जाता है। इनके द्वारा अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। इनके द्वारा एक सिल्क पेपर षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता है। तो अस्थायी सरकार का गठन किस प्रकार से होता है कि महेंद्र प्रताप के द्वारा सबसे पहले जो जर्मन विदेश विभाग है उनके समक्ष एक योजना रखी गई। योजना क्या थी कि अगर अफगानिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा तो जो राजा है, भारतीय जो नेता है, वो विद्रोह कर देंगे, ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति कर देंगे। और अपनी इस योजना के समर्थन में महेंद्र प्रताप ने 27 भारतीय राजाओं के समर्थन पत्र जो जर्मन सरकार है उनके समक्ष प्रस्तुत किए। इस पर जर्मन सरकार सहमत हो गई। उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा है, लेकिन जो शिष्टमंडल भेजा था हेंटिंग की अध्यक्षता में। लेकिन जब शिष्टमंडल अफगानिस्तान पहुंचा तो अफगानिस्तान में जो अमीर थे वो थे जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक। तो इन्होंने इस योजना को सहमति नहीं दी, तो जो जर्मन सदस्य है वो पुनः जर्मनी चले गए। इसके बाद जो भारतीय जो सदस्य थे उन्होंने अफगानिस्तान में भारत से बाहर भारत की पहली अस्थायी सरकार गठित की, जिसमें महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया गया था, बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री और उबैदुल्ला सिंधी को गृह मंत्री बनाया गया था। जो अस्थायी सरकार का नाम था हुकूमत ए बोगिता ए हिंद, और इनके द्वारा अपनी एक सेना बनाई गई थी जिसका नाम था जिसे कहा जाता अल जानुद ए राबिया अर्थात अल्लाह की सेना, और इसका गठन किया गया है 1919। इसके अलावा इन्होंने जो जर्मन सरकार के द्वारा जब मना कर दिया जाता है तो इन्होंने तुर्की से गठबंधन करने की योजना बनाई, यानी कि तुर्की से गठबंधन का प्रयास करते हैं। और इसके तहत जो उबैदुल्ला सिंधी थे उनके द्वारा जो रेशमी पेपर पर एक आग्रह लेख लिखा था जिसे सिल्क पेपर कहते हैं, और जिसे किसके पास भेजा जाना था? मौलवी मोहम्मद अली हसन। जो मौलवी मोहम्मद अली हसन कौन थे? ये थे तुर्की के प्रधान। तुर्की के प्रधान के पास जो सिल्क पेपर है ये भेजा जाना था और एक श्रृंखला के तहत भेजा जाना था, यानी कि उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा किसे दिया गया था? अब्दुल हक को। और अब्दुल हक को किसको देना था? अब्दुल रहीम को। और अब्दुल रहीम किसको देगा इसे? जो मौलवी मोहम्मद अली हसन। जो मौलवी मोहम्मद अली हसन है ये है तुर्की के प्रधान। तो इसे उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा किसे दिया गया है? अब्दुल्ला हक को। और जो अब्दुल्ला हक है इसे देना था किसे? अब्दुल रहीम को। लेकिन क्या हुआ? अब्दुल हक से यह जो सिल्क पेपर है वो किसके पास पहुंच गया? पुलिस के पास पहुंच गया। और इसके बाद जो इन पर चलता है कौन सा? सिल्क पेपर षड्यंत्र चलता है सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसके तहत लगभग 59 लोगों को सजा दी गई। तो ये है सिल्क पेपर षड्यंत्र और भारत से बाहर पहली अस्थायी सरकार का गठन।